हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ वेव्स। पहले बताऊँ वेव्स क्या है, फिर वेव्स का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मीन्स कैसे हम लोग वेव को रिप्रेजेंट करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। फिर मैं बताऊंगा कि वेव और पार्टिकल में डिफरेंस क्या है, फिर बताऊंगा मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थ्योरी क्या है मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है, उसका भी स्टडी हम लोग करेंगे। शुरू करते हैं वेव्स से। वेव्स का डेफिनेशन होता है मीडियम में डिस्टरबेंस के प्रोपेगेशन को वेव बोलते हैं। इट इज प्रोपेगेशन ऑफ डिस्टरबेंस इन मीडियम। मीडियम में डिस्टरबेंस के प्रोपेगेशन को वेव बोलते हैं। दूसरे वर्ड्स में इट इज ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी इन मीडियम। मीडियम में एनर्जी के ट्रांसमिशन को वेव बोलते हैं। मीडियम एनर्जी का जो मूवमेंट होता है उसको वेव बोलते हैं। अब मैं आपको वेव को थोड़ा रिप्रेजेंट कर रहा हूं। इसका एग्जाम्पल, जैसे आप वेव कई तरह का होता है, स्ट्रिंग वेव, वाटर वेव, साउंड वेव, लेकिन उसमें एक सबसे कॉमन वेव जिसको आप समझ सकते हो, पहले उसको बताऊं फिर वाटर वेव बताऊंगा। जैसे देखो, आप सिनेमा कोई लगा हुआ है, अब तो बहुत समय बदल गया, अब तो मूवी देखने जाता भी बहुत कम लोग है, लेकिन खैर फिर भी लॉकडाउन खत्म होगा तो पीवीआर सिनेमा हॉल उस समय तो लोग जाता ही है। अब मान लो वहाँ पे खिड़की पे, टिकट खिड़की पे बहुत भीड़ है और 20 स्टूडेंट लगा हुआ है लाइन में टिकट खरीदने के लिए। अब उसमें हुआ क्या, 20 स्टूडेंट लगा हुआ लाइन में, सबसे पीछे वाला जो है वो इस तरह धक्का मारा अपने आगे वाले को। धक्का सबसे पीछे वाला मारा आगे वाले को, लेकिन नाक किसका फूटेगा? सबसे आगे वाले को। जो खिड़की के पास है वो जाकर धक्का मारेगा ग्रिल को, और ग्रिल की वजह से ग्रिल रिजिड है, उसका नाक फूटने वाला है। मीन्स सबसे लास्ट वाला बंदा 20वां 20th लड़का धक्का मारा, वो धक्का, वो जो डिस्टर्बेंस क्रिएट किया, वो डिस्टर्बेंस पूरे मीडियम में प्रोपगेट करते हुए वहां चला गया। दिस इज वेव। वो कैसे हुआ? ये धक्का इसको मारा, अब ये अगले वाले को धक्का मारा, वो अगले वाले को मारा, अगले, मीन्स जो आपने एनर्जी फर्स्ट को दिया था वही एनर्जी आगे बढ़ता चला गया वहां तक, और वही एनर्जी लास्ट मेंबर जो है, जो खिड़की के पास है, विंडो के पास है, उसने विंडो को दे दिया, विंडो रिटर्न में दे दिया, उसका नाक फूट गया। तो इस तरह से यह पूरे मीडियम में जो डिस्टर्बेंस का प्रोपेगेशन हुआ, जो पूरे मीडियम में एनर्जी का ट्रांसमिशन हुआ, दिस इज कॉल्ड वेव। यही वेव होता है। कहीं भी अगर मीडियम कोई है, उस मीडियम में अगर डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हो, वह डिस्टर्बेंस जब प्रोपेगेट करता है, जब वह डिस्टर्बेंस मोशन करता है, उसी मोशन का नाम वेव है। जैसे स्टिल वाटर है, पॉन्ड वाटर स्टिल वाटर है, उसमें आप एक स्टोन को पेल्ट करो, स्टोन को जैसे मारते हो देखना तुम, वाटर में ऐसे ऐसे होने लगता है, ऐसे ऐसे। दिस इज वाटर वेव। हाउ सच वेव इज मेड इन वाटर। तो होता क्या है कि आप स्टोन को आप जब पेल्ट करते हो तो स्टोन के पास क्या आ जाता है जी? काइनेटिक एनर्जी। और स्टोन जब वाटर में जाता है तो काइनेटिक एनर्जी उसका जीरो हो जाता है, क्योंकि वाटर उसको रोक देता है, रेस्ट में आ जाता है स्टोन। अब वाटर का जो स्टोन का काइनेटिक एनर्जी था, एनर्जी को तो आप डिस्ट्रॉय कर नहीं सकते हो, एनर्जी वन फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो जो स्टोन के पास काइनेटिक एनर्जी था, वही काइनेटिक एनर्जी, वह एनर्जी स्टोन के सराउंडिंग में जो वाटर है उसको मिल गया। अब उस एनर्जी से की वजह से वाटर के अंदर का जो पार्टिकल है, मीन्स वाटर वहाँ पे मीडियम हो गया, वो वाइब्रेट होने लगा, और उसकी वजह से इस तरह से वेव क्रिएट होने लगता है। और वह एनर्जी जैसे जैसे आगे बढ़ता है, वैसे वैसे वेव भी आपका आगे बढ़ता है, और जिसको आप वाटर वेव बोलते हो। यह स्ट्रिंग आप लिए हो, स्ट्रिंग को, मीन्स रस्सी को एक बार झटका मारते हो, ऐसे ऐसे रस्सी होने लगता है, क्योंकि रस्सी के जिस एंड को आप पकड़े हो हाथ से, उस पर आपने एनर्जी लगाया, वह एनर्जी पूरे स्ट्रिंग में मोशन कर रहा है, जिसकी वजह से आपका स्ट्रिंग ऐसे ऐसे करने लगता है और स्ट्रिंग के अंदर वेव क्रिएट हो जाता है, उसको बोलते हैं स्ट्रिंग वेव। तो यहाँ पे अब तक जितने भी मैं एग्जांपल्स दिया, उस एग्जांपल से आप वेव को समझ गए होंगे। कहीं भी किसी मीडियम में अगर एनर्जी मोशन कर रहा है, डिस्टर्बेंस जो आपने क्रिएट किया है किसी फॉर्म में, अगर वो प्रोपगेट कर रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं वेव बोलते हैं। आजकल वेव को लोग डे टू डे लाइफ में बहुत यूज़ कर रहा है। नहीं, लोग बोलता है इलेक्शन जब होता है तो बोलता है कि फलाने पार्टी का वेव चल रहा है, मीन्स उसकी चर्चा हर सब जुबान पे, मीन्स पूरे मीडियम में वही बात घूम रही है, हर जगह पूरे सोसाइटी में बात घूम रही है, इसलिए उसका वेव चल रहा है। तो वेव का मीनिंग हुआ जब भी कहीं एनर्जी मोशन करेगा मीडियम में, डिस्टर्बेंस किसी भी तरह का जब मोशन करता है, तो उसको हम लोग वेव बोलते हैं।
अब अगला पॉइंट है कि वेव का टाइप क्या है, द टाइप ऑफ वेव। तो वेव का 2 ब्रॉड कैटेगरी है। वन इज मैकेनिकल वेव, अदर इज नॉन मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव वह होता है जिसके प्रोपगेशन के लिए मीडियम का रिक्वायरमेंट होता है। मींस मैकेनिकल वेव वह वेव है जिस वेव के मोशन के लिए, प्रोपगेशन के लिए मीडियम का रिक्वायरमेंट होता है। विदाउट मीडियम यह प्रोपगेट नहीं करेगा। मिसाल के तौर पे जैसे मैं बताया था कि टिकट, सिनेमा हॉल के टिकट खिड़की पे, विंडो पे 20 स्टूडेंट्स लाइन में खड़ा हुआ है। लास्ट वाला स्टूडेंट अगर धक्का मारेगा तो धक्का, वो डिस्टर्बेंस पूरे स्टूडेंट होते हुए फर्स्ट स्टूडेंट के पास पहुंचेगा और वह स्टूडेंट ग्रिल को धक्का मार देगा और फिर उसका नाक टूट सकता है और फूट सकता है। अब अगर मान लो कि 20 स्टूडेंट में से बीच के 18 स्टूडेंट को बाहर निकाल दो। अब लास्ट स्टूडेंट है और ग्रिल वाला फर्स्ट है। अब लास्ट स्टूडेंट की ताऊ ऐसे ऐसे करता रहेगा, इससे कुछ होने वाला है? कुछ नहीं होगा, नथिंग विल हैपन, क्योंकि बीच के स्टूडेंट है ही नहीं। तो जो डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा कर रहा है वो प्रोपगेट नहीं हो रहा है। तो जो स्टूडेंट का धक्का देने से जो वेव क्रिएट होता है, ये वेव किसका एग्जांपल हुआ? मैकेनिकल वेव का एग्जांपल हुआ। मीडियम आपने हटा दिया तो प्रोपगेशन बंद हो गया। इसके अलावा मैकेनिकल वेव का जो डे टू लाइफ पे आपका एग्जांपल है वो है आपका वाटर वेव, स्ट्रिंग वेव। स्ट्रिंग वेव भी आपके मैकेनिकल वेव का ही एग्जांपल है। साउंड वेव, क्योंकि स्ट्रिंग वेव स्ट्रिंग में डेवलप होता है। जितने भी आपके सितार, गिटार, पिटार इंस्ट्रूमेंट्स है, मैक्सिमम सब के सब स्ट्रिंग वेव के प्रिंसिपल पे ही बेस्ड है। इसके अलावा साउंड वेव में जो मैं यहाँ बोल रहा हूँ, आप सब सुन रहे हो, इसके पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल है? मीडियम, एयर में हमारा वेव ट्रांसमीन्स यहाँ ट्रेवल कर रहा है। हमारा यहाँ जब मैं बोल रहा हूँ तो मेरा जो एनर्जी निकल रहा है, साउंड एनर्जी, या यहाँ के एयर के पार्टिकल को क्या कर रहा है जी? प्रोपगेट करा रहा है, और वह एनर्जी आगे बढ़ते जा रहा है। और आगे कैसे बढ़ रहा है? आपके एयर का पार्टिकल के प्रोपगेशन से वो एनर्जी साथ में आगे बढ़ रहा है। अगर हमारे और आपके बीच के सभी एयर को निकाल दिया जाए तो मैं यहाँ बोलूँगा ज़रूर, लेकिन आप सुन नहीं पाओगे, क्योंकि मेरे और आपके बीच में अगर एयर नहीं होगा तो मेरा साउंड वेव ट्रेवल करके आपके पास नहीं जा सकता है। तो साउंड वेव भी किसका एग्जाम्पल हुआ? मैकेनिकल वेव का। मीन्स मैकेनिकल वेव नीड्स मीडियम फॉर प्रोपगेशन। इसका एग्जाम्पल होगा स्ट्रिंग वेव, एग्जाम्पल वाटर वेव, साउंड वेव, etc. अब नॉन मैकेनिकल वेव, तो नेम से क्लियर है। नॉन मैकेनिकल वेव वह वेव है जिसको मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं है प्रोपगेट होने के लिए। मीन्स नॉन मैकेनिकल वेव डजंट नीड एनी मीडियम फॉर प्रोपगेशन। मीडियम होगा तब भी अच्छी बात है, मीडियम नहीं होगा तब भी कोई बात नहीं है। इस तरह का नॉन मैकेनिकल वेव मीडियम और मीडियम के एब्सेंस में दोनों में प्रोपगेट करता है। एग्जाम्पल के तौर पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मीन्स जितने भी आपके लाइट रेडिएशन है, मीन्स आपका लाइट एनर्जी है जो आप विजिबल रीजन में है, जो सनलाइट आपके पास आता है वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ही है। सनलाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का ही एक पार्ट है। तो सन से अर्थ के बीच में कितना सारा स्पेस है जहाँ पे कुछ भी नहीं है, नथिंग इज प्रेजेंट, नाइदर एयर नॉर एनीथिंग एल्स, कुछ भी प्रेजेंट नहीं है। तो सन और से अर्थ में आने पे हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कई बार स्पेस से ही आता है जहाँ पे वैक्यूम है, कुछ नहीं है,
और मीडियम से भी पास करता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है उसको मैं बहुत डिटेल में आगे पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी समझ लो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का ही एक पार्ट है आपका विजिबल लाइट, जिसको लाइट बोलते हो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एक पार्ट है एक्सरे है, गामा रे है, कॉस्मिक रे है, माइक्रोवेव है, टेलीविजन वेव है, वो सब के सब आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और रेडिएशन ही है। इनको प्रोपगेट करने के लिए, रिमोशन करने के लिए किसी मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं है। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव। वेव का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कैसे हम लोग वेव को पहचानते हैं, तो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो वेव के कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहला है वेवलेंथ। फर्स्ट है वेवलेंथ, इसको हम लोग लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, वेवलेंथ। अब वेवलेंथ क्या होता है, देखो जी, यहाँ पे मैं वेव को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, जनरल रिप्रेजेंटेशन वेव का हो रहा है। अब आप सब देखे होंगे कहीं भी वेव को हम ऐसे ऐसे दिखाते हैं। इसके पीछे रीजन है कि सबसे कॉमन तरीका है वेव को रिप्रेजेंट करने का, स्ट्रिंग वेव। रस्सी के एक एंड को हिंज कर दो, कहीं बांध दो, दूसरे एंड को झटका मारो, रस्सी ऐसे ऐसे करेगा, तो उसमें जो वेव क्रिएट होता है उसी को हम लोग वेव को रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से। अब वेव का रिप्रेजेंटेशन है, ये वाई एक्सिस है जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल को रिप्रेजेंट करता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मीडियम, मीडियम के पार्टिकल को रिप्रेजेंट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मीडियम। ये ओरिजिन है, ये जो एक एक्सिस आप देख रहे हो, इस एक एक्सिस से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन को, सो प्रोग्रेस ऑफ वेव, प्रोग्रेस ऑफ वेव। प्रोग्रेस ऑफ वेव, इस तरह से वेव आपका चल रहा है। अब यहां पे पॉइंट आता है कि वेवलेंथ क्या है। आप 10th 9th क्लास में ही पढ़े हो वेवलेंथ का डेफिनेशन। वेवलेंथ का डेफिनेशन होता है इट इज डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव, इट इज डिस्टेंस टू कंसेक्यूटिव क्रिस्ट एंड ट्रफ। मीन्स वेव के प्रोग्रेस के ड्यूरिंग दो लगातार क्रेस्ट और ट्रफ के बीच के डिस्टेंस को हम लोग वेवलेंथ बोलते हैं। क्रेस्ट क्या हुआ जी, वेव का जो टॉप पॉइंट है उसको बोलते हैं क्रेस्ट हम लोग। ट्रफ किसको बोलते हैं जी, जो वेव का बॉटम पार्ट है उसको बोलते हैं। अगर इसको मैं ए से रिप्रेजेंट करूँ, ए है, अगर ये बी है, अगर ये सी है, तो ए बी सी क्रेस्ट हुआ एंड डी ई आपका ट्रफ हुआ। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट के बीच के डिस्टेंस को हम लोग वेवलेंथ बोलते हैं। तो दिस इज वेवलेंथ लैम्डा। दिस इज ऑल्सो लैम्डा। दिस इज ऑल्सो लैम्डा, क्योंकि यह डिस्टेंस टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट का है, ये भी टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट का है, ये टू कंसेक्यूटिव ट्रफ का है। तो दो लगातार क्रेस्ट और ट्रफ हो उसके बीच के डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं वेवलेंथ बोलते हैं। यह डेफिनेशन हमारा है वेवलेंथ का, इट इज डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और ट्रफ। लेकिन ये जो डेफिनेशन मैं आपको बताया हूं, यह डेफिनेशन बहुत ओल्डर डेफिनेशन है। हालांकि
दिस डेफिनेशन हैज स्टिल इम्पोर्टेंस एंड रिलेवेंस, बट अब जो हमें वेवलेंथ के जिस डेफिनेशन का जरूरत पड़ेगा उस डेफिनेशन को मैं आपको बताने जा रहा हूँ, क्योंकि इससे अब काम नहीं चले। कई जगह पे ऐसा है जहाँ पे आप समझ नहीं पाओगे, जहाँ पे क्रेस्ट और ट्रफ आप समझते नहीं हो। ये तो यहाँ मैं दिखा रहा हूँ, कई ये वेव चलता है ऐसा, हमारा लाइट वेव है, वहाँ पर क्रेस्ट दिखता ही नहीं है। तो उस सब चीज़ को समझने के लिए और भी कई सारे काम करने के लिए हम लोगों ने डेफिनेशन को और अपग्रेड किया इस लेवल पे। अब जो मॉडर्न जो डेफिनेशन है वेवलेंथ का वो यह है कि इट इज मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू सेम फेज पार्टिकल। वेवलेंथ का डेफिनेशन है इट इज मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू सेम फेज पार्टिकल। अब एक न्यू टर्म आ गया फेज। फेज, ये फेज क्या होता है? तो फेज एक पूरे फिजिक्स में फेज आप पढ़ोगे। फेज का डेफिनेशन होता है इट इज ए फिजिकल क्वांटिटी which represents a state of a particle। फेज किसी पार्टिकल के स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। स्टेट मीन्स पोजीशन एज वेल एज वेलोसिटी। फेज इज ए फिजिकल क्वांटिटी which represents a state of a particle। स्टेट का मतलब हुआ पोजीशन एज वेल एज वेलोसिटी। तो वेव के प्रोग्रेस के ड्यूरिंग ऐसे दो पार्टिकल जो सेम फेज में है उनके बीच के मिनिमम डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे जी? वेवलेंथ बोलेंगे। वेवलेंथ का न्यू डेफिनेशन आ गया, इट इज मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू सेम फेज पार्टिकल। वेवलेंथ का एक तो डेफिनेशन पहले से आप जानते ही हो कि इट इज डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट एंड ट्रफ, क्रेस्ट और ट्रफ। लेकिन उससे ज़्यादा बेटर और अप्रोप्रिएट डेफिनेशन है, आप देखोगे तो आपको लगेगा भी जब मैं समझाऊंगा तो आगे कि ये ज़्यादा करेक्ट और ज़्यादा रेशनल है। वेवलेंथ का डेफिनेशन है इट इज मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू सेम फेज पार्टिकल। इट इज मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू सेम फेज पार्टिकल। तो चलिए पता करते हैं इस प्रोग्रेस ऑफ वेव के ड्यूरिंग कौन कौन सेम फेज में है। फेज का मीनिंग हुआ पोजीशन एज वेल एज वेलोसिटी। अब देखो जी, ए पॉइंट को देखते हैं सबसे पहले। ए पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो मीन पोजीशन मीन्स इस एक्सिस से क्या मैक्सिमम है। जितना डिस्टेंस ए का इस लाइन से है उतना ही डिस्टेंस इस बी का भी इस लाइन से है। इट मीन्स ए और बी सेम पोजीशन पे है आपको ओरिजिन से मीन्स मीन पोजीशन से। इस मीन पोजीशन से सेम पोजीशन पे जितना डिस्टेंस पे ए है उतना ही डिस्टेंस पे बी है, उतना ही डिस्टेंस पे सी भी है। देख लो तीनों का डिस्टेंस सेम है मीन पोजीशन से। इट मीन्स ए बी सी का पोजीशन सेम हो गया। अब वेलोसिटी देखते हैं तो देखो यहाँ पे वेव कैसे बढ़ रहा है जी? आगे आ रहा है, यहाँ भी वेव आगे आ रहा है, यहाँ भी वेव तुम्हारा आगे आ रहा है। इसका मीनिंग हुआ तीनों ही जगह पे ए बी सी तीनों का पोजीशन भी सेम है और तीनों के वेलोसिटी का डायरेक्शन भी सेम है। इसका मीनिंग हुआ कि ए बी सी का पोजीशन वेलोसिटी दोनों सेम है। इसका मीनिंग हुआ कि ए बी सी क्या हुआ? सेम फेज में हुआ। मीन्स ए बी सी आर इन सेम फेज। ए बी सी ए बी एंड सी आर इन सेम फेज। सेम फेज में हो गया। अब ए और बी के बीच में ऐसा कोई दो पार्टिकल नहीं है जो सेम फेज में हो, इसलिए ए के फेज में बी ही है। हाँ, ए के फेज में सी भी है, इसलिए टू सेम फेज पार्टिकल के बीच के जो मिनिमम डिस्टेंस होगा उसको हम बोलते हैं वेवलेंथ। तो ए के सेम फेज में आपका बी भी है और सी भी है, तो मिनिमम डिस्टेंस कौन होगा जी? ए बी होगा, इसलिए भी क्या हो गया? वेवलेंथ हो गया।
अब अगर यहाँ से यहाँ तक ए लैम्डा हुआ तो यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, 2 लैम्डा होगा, लैम्डा प्लस लैम्डा 2 लैम्डा, मीन्स AC का डिस्टेंस 2 लैम्डा हो गया। अब फिर इधर देखो D को देखते हैं हम लोग, D और E दोनों, D भी मीन पोजिशन जितना डिस्टेंस पे है, E भी मीन पोजिशन पे उतना ही डिस्टेंस पे है। इसका मीनिंग हुआ D एंड E दोनों का पोजीशन सेम हो गया मीन पोजीशन से। अब वेलोसिटी का डायरेक्शन देखते हैं, तो आप देखो वेव यहाँ पे ऐसे नीचे आ रहा है और यहाँ से ऊपर जा रहा है, मीन्स D पे वेव ऊपर जा रहा है और E के पास वेव आपका ऊपर जा रहा है। इसका मीनिंग हुआ D एंड E का पोजीशन के साथ साथ वेलोसिटी भी सेम है, इसलिए D E आपस में क्या हो गया, सेम फेज में हुआ गया। राइट। अब ऐसा, अब मैं देखने जा रहा हूं कि और कौन कौन से फेज में, गौर से देखो, ये O है, यहां पे जो पॉइंट है इसको मैं O डैश लिख रहा हूं, यहां जो पॉइंट है इसको O डबल डैश, यहां जो है O ट्रिपल डैश, O 4 डैश। अब देखो जी, अब इसमें देखना है कौन कौन एक फेज में है। तो चलिए सबसे पहले इसको देखते हैं। ये तो ओरिजिन है, यहां देखो इन दोनों का पोजीशन सेम है, क्योंकि इस लाइन से इस लाइन पे भी और लाइन पे भी है, तो O और O डैश दोनों का पोजीशन सेम हो गया। अब वेलोसिटी का डायरेक्शन देखते हैं, यहाँ पे वेव आपको ऊपर जा रहा है और यहाँ पे वेव आपका नीचे आ रहा है, तो आप देखो दोनों का पोजीशन सेम है O एंड O डैश का, बट वेलोसिटी सेम नहीं है। वेलोसिटी एट O इज अपवर्ड एंड वेलोसिटी एट O डैश इज डाउनवर्ड, सो बोथ आर इन डिफरेंट फेज, सेम फेज में नहीं है, इसलिए O और O डैश सेम फेज में नहीं हुआ। अब O डबल डैश को देखते हैं, O डबल डैश भी इसी लाइन पे है, इसका मीनिंग हुआ O और O डबल डैश का पोजीशन सेम हो गया। अब वेलोसिटी देखने जा रहे हैं हम लोग, तो O पे वेलोसिटी अपवर्ड है और O डबल डैश पे वेलोसिटी क्या है जी, अपवर्ड है। इसका मीनिंग हुआ कि O और O डबल डैश आपस में क्या हो गया, सेम फेज में हो गया। अब O ट्रिपल डैश को देखते हैं, ये पॉइंट भी O के साथ सेम पोजीशन पे है, दोनों आपका मीन पोजीशन पे ही प्रेजेंट है। अब वेलोसिटी देखते हैं, इसका वेलोसिटी ऊपर है और इसका वेलोसिटी क्या होगा जी, नीचे आ रहा है ग्राफ, ऐसे होगा। तो O और O ट्रिपल डैश का वेलोसिटी सेम नहीं है, इसका मीनिंग हुआ कि दोनों सेम फेज में नहीं है, जबकि O और O 4 डैश का फिर फेज सेम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ वेलोसिटी क्या है, ऊपर है, यहाँ वेलोसिटी क्या है, ऊपर है, तो O और O क्वाड्रुपल डैश आपका सेम फेज में हो जाएगा। मीन्स क्या हो गया जी, O डबल डैश एंड O 4 डैश क्वाड्रुपल डैश आर इन सेम फेज। राइट। अब उसी तरह से आप O डैश के देखो, तो O डैश और O ट्रिपल डैश ये सेम फेज में होगा, क्योंकि ये भी मीन पोजीशन पे, ये भी मीन पोजीशन पे है, यहाँ वेलोसिटी नीचे है, यहाँ वेलोसिटी नीचे है, तो ये दोनों सेम फेज में होगा। मीन्स O डैश एंड O ट्रिपल डैश आर इन सेम फेज। अब इसके अलावा एक और पॉइंट में देखते हैं, मान लो यहाँ एक पॉइंट कंसीडर करो, यहाँ इसको लिखो P, इसको लिखो Q, इस पॉइंट को P, इसको लिखते हैं Q, और सेम पोजीशन पे यहाँ कंसीडर करते हैं R। अब गौर से देखो, मीन पोजीशन जितना डिस्टेंस इसका है उतना ही डिस्टेंस इस पॉइंट का भी है, उतना ही डिस्टेंस इस पॉइंट का भी है। इसका मीनिंग हुआ ये तीनों पॉइंट का P Q R का मीन पोजीशन डिस्टेंस सेम हो गया। तीनों का वेलोसिटी भी देख लो, इसका वेलोसिटी भी नीचे आ रहा है, इसका भी नीचे आ रहा है, इसका भी नीचे आ रहा है। इस P Q R तीनों का पोजीशन सेम, वेलोसिटी सेम, इसका मीनिंग हुआ दोनों क्या हो गया,
तीनों सेम फेज में हो गया। तो मैं लिख सकता हूं P, Q and R are in same phase। तो आप देख रहे हो ना, प्रोग्रेस ऑफ वेव के ड्यूरिंग आप ऐसा इनफाइनाइट पॉइंट देख सकते हो जो एक दूसरे के सेम फेज में होगा। फिर यहाँ कंसिडर करो तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ होगा, इसके अकॉर्डिंग, इस तरह से बहुत सारा हो सकता है। मीन्स वेवलेंथ को डिफाइन करने के लिए ऐसा नहीं केवल ए डिस्टेंस हुआ, अब मैं भी बोल सकता हूँ ए भी आपका वेवलेंथ हो गया। ए और ओ डैश सेम फेज में है, ओ के सेम फेज में ओ डैश से पहले कोई पॉइंट नहीं है, ओ और ओ डैश सेम फेज में है, तो ये भी आपका वेवलेंथ हो गया। इसको भी वेवलेंथ लिख सकते हो आप देख रहे हो कि ये P और Q एक दूसरे के सेम फेज में है, इसके बीच में P के सेम फेज में Q से पहले कोई नहीं है, तो ये भी आपका वेवलेंथ हो गया। मीन्स you can see I have made definition of wavelength more rational। मीन्स आप वेवलेंथ बहुत अलग अलग तरीका से आप दिखा सकते हो, क्योंकि वेवलेंथ का एक्चुअल डेफिनेशन ये नहीं है कि इट इज डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और ट्रफ। वेवलेंथ का एक्चुअल डेफिनेशन यह है कि इट इज मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू सेम फेज पार्टिकल। क्योंकि पूरे फिजिक्स में मैं जो डेफिनेशन बोल रहा हूं, इसी डेफिनेशन का एप्लीकेशन आपको हर जगह मिलेगा। वेवलेंथ क्लियर हो गया। वेवलेंथ के बाद अगला पॉइंट है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स है वेव का एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का डेफिनेशन होता है इट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस, इट इज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल ऑफ मीडियम ड्यूरिंग प्रोग्रेस ऑफ वेव। ये जो आप देख रहे हो इस तरह से शेप, ये मीडियम के पार्टिकल्स के पोजीशन को मिट करके बनाया जाता है। क्रेस्ट जो होता है, क्रेस्ट पॉइंट पे जो पार्टिकल रहता है वो मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहता है, या ट्रफ पॉइंट पे जो पार्टिकल रहता है ये भी मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्टेंस अपोजिट डायरेक्शन में पे रहता है। अगर डिस्टेंस की बात करोगे तो डिस्टेंस दोनों केस में सेम होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट की बात करोगे तो ऊपर है तो पॉजिटिव होगा, नीचे है तो नेगेटिव होगा। ऊपर वाई एक्सिस तो पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव। तो ये जो डिस्टेंस होता है इसको हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं। इसको ए से रिप्रेजेंट किया जाता है, एम्पलीट्यूड। ए भी हुआ ए ही, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड। अगला कैरेक्टरिस्टिक है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड इसको ये से रिप्रेजेंट करते हैं। एम्पलीट्यूड का डेफिनेशन होता है इट इज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल ऑफ मीडियम ड्यूरिंग प्रोग्रेस ऑफ वेव। वेव की प्रोग्रेस का ड्यूरिंग मीडियम का पार्टिकल जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट करता है, जो मीन पोजीशन से उसका मैक्सिमम डिस्टेंस रहता है, वही मैक्सिमम डिस्टेंस क्या कहलाता है जी? एम्पलीट्यूड कहलाता है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी जिसको हम लोग न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और स्मॉल एफ से भी। न्यू, न्यू, NEW न्यू। वी को हम लोग थोड़ा सा टिल्ट कर देते हैं तो न्यू बन जाता है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? वेव का फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी कहलाता है, फ्रीक्वेंसी वर्ड का वहीं पे इस्तेमाल होता है जहां पे मोशन रिपीटेड होता है। रिपीटेड मोशन मीन्स पीरियोडिक मोशन में फ्रीक्वेंसी टर्म आता है, तो यहां भी उसी तरह का है। पार्टिकल मीन्स जब आप वेव के प्रोग्रेस में देखो, बहुत सारे ऐसे पॉइंट है जहां पे पार्टिकल सेम फेज में है, तो एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने के बाद पार्टिकल सेम फेज में आ जाता है, तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। आप देख लो ओ डबल डैश, जिस फेज में पार्टिकल ओ पे है उसी फेज में पार्टिकल ओ डबल डैश पे है। इसका मीनिंग हुआ कि ओ से जब पार्टिकल ओ डबल डैश में आया तो फिर सेम पोजीशन पे आ गया, अब फिर यहां से मोशन शुरू होगा, तो इसका मीनिंग हुआ कि यहां से यहां तक जाने में मतलब एक रिवोल्यूशन कंप्लीट हो गया। तो फ्रीक्वेंसी टर्म होता है, फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन होता है इट इज नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर सेकेंड। 1 सेकेंड में कोई पार्टिकल
जितना रिवॉल्यूशन करता है, जितना किसी पर्टिकुलर पाथ को रिवॉल्व करता है, जितना बार चक्कर काटता है, वही उसका फ्रीक्वेंसी कहलाता है। तो आप देख लो, O से O डैश गया, एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। तो फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन होता है, फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन होता है इट इज नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। 1 सेकेंड में जितना रिवॉल्यूशन कोई पार्टिकल बनाता है, मेड करता है, वही उसका फ्रीक्वेंसी कहलाता है। तो इट इज नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, इट इज नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। इसके बाद टर्म है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड को हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं। टाइम पीरियड का डेफिनेशन होता है टाइम पीरियड का डेफिनेशन होता है इट इज द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन। एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में जो पार्टिकल टाइम लेता है, वही टाइम उसका टाइम पीरियड कहलाता है। तो देखो जी, 1 रिवॉल्यूशन कहां से क्या हुआ, O से O डबल डैश आपका 1 रिवॉल्यूशन हुआ, क्योंकि पार्टिकल सेम फेज में आ गया, मीन्स जहां से चला था फिर वहीं पहुंच गया। क्योंकि O और O डबल डैश ड्यूरिंग प्रोग्रेस ऑफ वेव आर आइडेंटिकल पोजीशंस, उनमें कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम फेज में है। इसलिए O से जब पार्टिकल O डबल डैश पे जा रहा है, मीन्स 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लिया। तो 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है, दैट टाइम इज कॉल्ड टाइम पीरियड। तो 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में टाइम पीरियड लगता है, उसको टी से रिप्रेजेंट करते हैं, वो टाइम पीरियड है। मीन्स टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन। अब इन दोनों में रिलेशन मीन्स टी सेकेंड में 1 रिवॉल्यूशन हो रहा है, तो 1 सेकेंड में कितना रिवॉल्यूशन होगा, तो 1 सेकेंड में जितना रिवॉल्यूशन होगा उसी को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो टी सेकेंड में 1 रिवॉल्यूशन, तो 1 सेकेंड में 1/t रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन, यही हो गया फ्रीक्वेंसी। 1 सेकेंड में कोई पार्टिकल जितना रिवॉल्यूशन करता, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। यह बन गया फ्रीक्वेंसी। तो रिलेशन की अगर बात करें हम लोग, तो क्या आ गया जी रिलेशन, न्यू इज इक्वल टू हो गया 1 बाई टाइम पीरियड, ये हमारा रिलेशन आ गया। यह हुआ फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के बीच में रिलेशन, न्यू इज इक्वल टू 1 बाई टी। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव इज वेलोसिटी ऑफ वेव। वेलोसिटी ऑफ वेव, वेलोसिटी ऑफ वेव, वेव क्या वेलोसिटी, इसको V और C से रिप्रेजेंट करते हैं। V से रिप्रेजेंट करेंगे फॉर मैकेनिकल वेव एंड C से रिप्रेजेंट करेंगे फॉर नॉन मैकेनिकल वेव। V से रिप्रेजेंट करते हैं फॉर मैकेनिकल वेव एंड C से रिप्रेजेंट करते हैं फॉर नॉन मैकेनिकल वेव। नॉन मैकेनिकल वेव। अब वेव का वेलोसिटी किसके इक्वल होगा, तो v इज इक्वल टू, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम। तो t सेकेंड में 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है, t सेकेंड, एंड 1 रिवॉल्यूशन के ड्यूरिंग पार्टिकल कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, लैम्डा, क्योंकि लैम्डा वह मिनिमम डिस्टेंस होता है जो 2 सेम फेज पार्टिकल के बीच का हो। तो 2 सेम फेज पार्टिकल का मीनिंग हुआ 2 सेम पोजीशंस। तो 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में पार्टिकल लैम्डा डिस्टेंस ट्रेवल करता है, और 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में पार्टिकल t सेकंड्स लेता है। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू व्हाट, डिस्टेंस बाय टाइम
लैम्डा बाई टी। तो v इज इक्वल टू हो गया 1/टी को हम लोग क्या लिखेंगे जी, फ्रीक्वेंसी न्यू, v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, ये हमारा रिलेशन आ गया। तो वेलोसिटी एंड फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बीच में रिलेशन है हो गया v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, यहाँ पे v हुआ वेलोसिटी ऑफ वेव, न्यू हुआ फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव, लैम्डा हुआ वेवलेंथ ऑफ वेव। फॉर नॉन मैकेनिकल वेव और फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ये रिलेशन हो जाएगा c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, जहां पे c हुआ वेलोसिटी ऑफ लाइट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, न्यू हुआ फ्रीक्वेंसी, लैम्डा हुआ वेवलेंथ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे EMW। v हुआ न्यू हुआ फ्रीक्वेंसी, लैम्डा हुआ वेवलेंथ, c का वैल्यू होता है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से यह आपके वेव का करेक्टरिस्टिक्स था। तो ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के लिए आपका रिलेशनशिप ये हो गया वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ में c इक्वल न्यू लैम्डा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब इसके अलावा भी एक और मैं फॉर्मूला यहाँ बता दे रहा हूँ, हालांकि इस फॉर्मूला का यहाँ पे कोई डेरिवेशन नहीं होगा, इसको मैं आगे डिराइव करके आपको दिखाऊंगा, बट इसका जरूरत है, इसलिए एज इट इज इसको आप याद रखना। एनर्जी मीन्स E फॉर एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, एनर्जी इज इक्वल टू hc बाई लैम्डा होता है। E हुआ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, H हुआ प्लैंक कांस्टेंट, ये प्लैंक कांस्टेंट आपको न्यू टर्म मिल रहा है, इसको आगे मैं बताऊंगा क्या होता है, बट अभी आप प्लैंक कांस्टेंट एज ए कांस्टेंट है याद रखो, प्लैंक साइंटिस्ट का नेम है। प्लैंक्स कांस्टेंट, इस एच का वैल्यू, प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू होता है 6.63 10⁻34 जूल सेकेंड। एंड c वेलोसिटी ऑफ लाइट, यू नो, वेलोसिटी ऑफ लाइट c velocity of light and lambda is wavelength। तो इस तरह से ये भी एक फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, जिसको आप याद रखना कि कहाँ से आया, कैसे हुआ, एवरीथिंग विल डिस्कस्ड इन लेटर वीडियोस। अभी आप इसको समझो, मीन्स अभी मैं यह बताना चाह रहा हूँ कि E इज इक्वल टू hc बाई लैम्डा में h कांस्टेंट, c भी कांस्टेंट, बोथ आर कांस्टेंट, दोनों कांस्टेंट होता है। मीन्स E is inversely proportional to lambda, मीन्स किसी भी रेडिएशन का एनर्जी उसके वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जिस रेडिएशन का वेवलेंथ जितना ज्यादा होगा उसका एनर्जी उतना ही कम होगा। ये चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, इसको समझो, क्योंकि आगे जब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, तो वहां पे इसका मैं इस्तेमाल करूंगा। आप सब वेरी लो लेवल के क्लासेस से आप पढ़ते आ रहे हो, आई थिंक 3rd 4th से पढ़ते आ रहे हो कि मैटर क्या है, मैटर में पार्टिकल समझते हैं हम लोग, पार्टिकल क्या है, पार्टिकल वाइज इसके पास मास हो, जो स्पेस का ऑक्युपाई करता हो, तो पार्टिकल से आप पूरी तरह से एक्वेंटेड हो। बट टुडे आई डिस्कस्ड व्हाट इज वेव। वेव से भी मैं आपको एक्वेंटेड कर दिया, मीन्स वेव क्या है ये भी आप समझ गए। अब पॉइंट ये है कि वेव और पार्टिकल में डिफरेंस क्या है, क्योंकि पूरे मॉडर्न फिजिक्स में और केमिस्ट्री में मैं आगे कई जगह पे पार्टिकल और वेव का मैं जो कन्फ्लिक्ट है, जो झगड़ा है, आपसे डिस्कस करता रहूँगा। तो पहले आप समझो कि पार्टिकल क्या है। तो पार्टिकल वह है जिसके पास मास होता है और जो स्पेस ऑक्युपाई करता है। वेव के बारे में डिस्कस कर ही दी वहाँ में। अब पार्टिकल और वेव में डिफरेंस क्या है, तो पार्टिकल और वेव में मोटा मोटी तौर पर डिफरेंस यह है
कि कोई पार्टिकल किसी एक समय पे किसी एक पोजीशन पे ही रहता है। मीन्स अगर आप मार्कर को यहाँ पे इस बोर्ड पे रख दो तो जब तक ये मार्कर इस बोर्ड के इस पॉइंट पे है तब तक इस जगह पे कोई दूसरा पार्टिकल नहीं आ सकता है, बिकॉज पार्टिकल फिजिकली ऑक्युपाई ए स्पेस, बट वेव ऐसा नहीं करता है। मोर देन वन वेव्स कैन को एग्जिस्ट एट ए टाइम एट ए मोमेंट। वेव और पार्टिकल में डिफरेंस यह है कि एक जगह पे एक समय पे एक से ज़्यादा पार्टिकल नहीं रख सकता है, बट एक जगह पे एक समय पे मोर देन वन वेव को एग्जिस्ट कर सकता है। जैसे इस रूम में मैं भी बोल रहा हूँ, आप भी बोलो, तुम भी वेव क्रिएट करो, मैं भी कर रहा हूँ, मेरा भी साउंड वेव यहाँ पर रहेगा, तुम्हारा भी रहेगा। तो वेव के और वेव और पार्टिकल में पहला डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस यह है कि कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड वेव। कहीं भी कोई काम लगातार हो रहा है तो वेव हो गया, अगर रुक रुक के हो रहा है तो पार्टिकल नेचर हो गया। डिसकंटिन्यूअस फिनोमेना इज कॉल्ड पार्टिकल नेचर एंड कंटिन्यूअस फिनोमेना इज कॉल्ड वेव नेचर। जैसे फैन रुका हुआ है, सारे विंग्स इसके मतलब क्लियरली डिस्टिंक्ट है, सब अलग अलग आपको दिख रहा है। अगर फैन का स्विच मैं ऑन कर दूंगा तो फैन चलना शुरू हो जाएगा, फिर आप नहीं समझ जाओगे कौन विंग्स कहाँ पे है। क्यों? क्योंकि फैन तेजी से चलना शुरू कर दिया, कंटिन्यूअसली मूव करना शुरू कर दिया, तो आपको लग रहा है कि लगातार विंग्स है हर जगह। तो इसके अंदर क्या आ गया जी? वेव कैरेक्टर आ गया। तो कोई कंटिन्यूअस फ्लो हो रहा है तो वेव है, अगर रुक रुक के हो रहा है तो पार्टिकल नेचर है। जैसे मान लो घर में आपका जैसे किचन गार्डन जो होता है घर का, किचन गार्डन का मीन्स किचन घर के अगल बगल में जो थोड़ा सा पीस ऑफ लैंड होता है जहाँ पे आप गोभी फूल गोभी कुछ भी लगाते हो, टमाटर, उसको किचन गार्डन कहा जाता है। अब किचन गार्डन में आपके पेरेंट्स बोले कि आप वाटरिंग करो, मीन्स प्लांट को पानी दो, और आपका मन नहीं है तो क्या कर सकते हो? तो उसका करोगे कि एक बाल्टी पानी उठाओगे और एक ही प्लांट ऊपर से डाल दोगे, पता चलेगा कि प्लांट अपरूट हो गया, मीन्स उसका जड़ उखड़ गया और प्लांट सूख गया। अगले दिन तुम्हारे फादर नहीं बोलेंगे कि पानी डालो, ठीक है छोड़ दो हम ही डाल लेंगे। क्यों? क्योंकि आपने पूरा पानी एक ही पौधा में डाला, एक बाल्टी, फिर एक बाल्टी उठाकर दूसरे में डाला, फिर एक बाल्टी तीसरे में डाला। ऐसा करने से पूरा पानी एक ही जगह गिर गया तो पार्टिकल हो गया डिसकंटिन्यूअस, और पूरा पानी एक से जोड़ से पड़ा तो अप्रूप्ट हो गया, मीन्स उसका रूट ऊपर बाहर निकल गया, उखड़ गया पेड़। लेकिन उतना ही पानी, जितना पानी आप पेड़ को दिए हो उतना पानी अगर आप पाइप को स्प्रे बना दो, मीन्स इस रदाब करके स्प्रे कर दो और स्प्रे करके उतना पानी डालो, खेत में उतना पानी लगा दो स्प्रे करके, तो एक भी प्लांट नहीं उखड़ेगा। क्योंकि जब स्प्रे करते हो तो कंटिन्यूअस फ्लो होता है पानी का, मीन्स वेव नेचर आ गया। और जब एक एक बाल्टी डाल रहे हो तो डिसकंटिन्यूअस पानी का फ्लो कर रहे हो तो पार्टिकल नेचर हो गया। तो कहीं भी कोई कंटिन्यूअस फ्लो होता है तो उसको बोलते हैं वेव नेचर, डिसकंटिन्यूअस फ्लो होता है तो उसको बोलते हैं पार्टिकल नेचर। मीन्स वेव और पार्टिकल में फंडामेंटल डिफरेंस ये है कि वेव कंटिन्यूअस फ्लो को बोलते हैं और पार्टिकल नेचर बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस। कहीं भी फ्लो होगा, कहीं भी रुक रुक के कोई काम होगा तो बोलेंगे वहाँ पे क्या आ गया जी? पार्टिकल नेचर आ गया। और कोई काम लगातार हो रहा है तो बोलेंगे वहाँ पे क्या आ गया? वेव नेचर आ गया। तो अभी जो पूरे आगे के डिस्कशन में मैं आपसे बोलूँगा कि पार्टिकल नेचर है, वेव नेचर है, पार्टिकल नेचर है, वेव नेचर है, वहाँ पे एक ही मतलब कंटिन्यूअस फ्लो वेव नेचर, डिसकंटिन्यूअस फ्लो पार्टिकल नेचर। ये आपके लिए इतना ही जानना जरूरी है कि वेव और पार्टिकल में क्या डिफरेंस है। मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थ्योरी, ये भी आप बोल सकते हो। मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी और मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थ्योरी। मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में बहुत सी बात बताया, मीन्स यह थ्योरी बहुत बहुत पॉपुलर है एंड बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सवेल ने बताया कि लाइट जो हमारा है, जो विजिबल लाइट है, लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एक पार्ट है। मैक्सवेल ने बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के पास वेव नेचर होता है, लेकिन उससे पहले ये बताया मैक्सवेल ने कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोड्यूस कैसे होता है। मैक्सवेल के अकॉर्डिंग जब भी कोई चार्ज पार्टिकल एक्सलेटेड मोशन करता है उस दरमियान इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोड्यूस होता है। चार्ज पार्टिकल जब एक्सलेटेड मोशन करेगा तो कंटिन्यूअसली एनर्जी डिक्रीज करता होता है उसका, और वही एनर्जी
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में बाहर निकलता है मैक्सवेल के अकॉर्डिंग। मैक्सवेल के अकॉर्डिंग जो हमारा लाइट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का ही एक कंपोनेंट है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कलेक्शन ऑफ रेडिएशन है, बहुत सारे रेडिएशन को एक साथ मिला करके हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोलते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के पास वेव नेचर होता है, यह बोलना है मैक्सवेल का। मैक्सवेल ने ही बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और लाइट इज ए कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो मैं जब भी लाइट बोलूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोलूँ, आप एक ही समझो। मैक्सवेल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और लाइट जब प्रोपेगेट करता है मीडियम में, मीन्स जब वो मोशन करता है, तो वो अपने साथ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को एसोसिएट किए रहता है। मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड रहता है। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मैक्सवेल ने भी बोला कि लाइट के पास वेव कैरेक्टर होता है, लाइट वेव है, और लाइट का जो 5 प्रॉपर्टीज है, इस बात को मैं कई बार आगे बोलता रहूँगा। लाइट का 5 प्रॉपर्टीज है। पहला है रिफ्लेक्शन, दूसरा है रिफ्रैक्शन, तीसरा है डिफ्रैक्शन, चौथा है इंटरफेरेंस एंड फिफ्थ है पोलराइजेशन। इसमें आप सब थोड़ा बहुत पहले पढ़े और आगे फिजिक्स में पढ़ोगे, बट मैं मोटा मोटी तौर पे बता दूं सबको। रिफ्लेक्शन का मीनिंग हुआ जब लाइट किसी पार्टिकल में जाकर हिट होता है और जिस मीडियम में हिट होता है उसी मीडियम में अगर वो रिटर्न हो जाता है तो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। जब लाइट किसी बॉडी पे, ऑब्जेक्ट पे फॉल होता है और उसके अंदर इंटर कर जाता है, मीन्स जब मीडियम बदल जाता है, तो बोलते हैं कि क्या हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ। डिफ्रैक्शन क्या है, तो जब लाइट किसी ऐसे कोन वाले, एज वाले पार्टिकल के कोन पे अगर हिट होता है और वहाँ से बेंडिंग हो जाता है, बेंडिंग ऑफ लाइट एट द एज ऑफ ए पार्टिकल और कोन ऑफ ए पार्टिकल इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। लाइट जब किसी पार्टिकल, किसी बॉडी पे पार्टिकल फॉल होता है और वहाँ किसी पर्टिकुलर एज पे, कोन पे गिरता है और वहाँ से बेंड होता है, उसको बोलते हैं डिफ्रैक्शन। और भी बहुत सारी बात है डिफ्रैक्शन में, लेकिन मैं मोटा मोटी तौर पर बता रहा हूँ। डिफ्रैक्शन के बाद इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस क्या है, तो सुपरपोजिशन ऑफ फिजिकल इफेक्ट ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ मोर देन वन वेव्स इज कॉल्ड इंटरफेरेंस। जिसे तुम सब देखता होगा, सुपरपोजिशन का मीनिंग क्या हुआ, जब एक मोर देन वन वेव एक दूसरे से मिक्सअप होता है तो उसको हम बोलते हैं सुपरपोजिशन, सुपर इम्पोजिशन। जैसे आप सब जो रेनबो देखते हो बारिश के बाद, रेनिंग सीजन में स्काई में आपको रेनबो दिखता है 7 कलर का पैटर्न, और रेनबो भी इंटरफेरेंस का ही एग्जाम्पल है। वो रेनबो 7 कलर के पैटर्न को आप नीचे भी देख सकते हो। आप पानी के ऊपर अगर सर्फ का है, सर्फ का जो फोम रहता है, उसका जो फ्रोथ रहता है, झाग रहता है, उसको फर्श पे गिरा दो, उसके ऊपर जब लाइट फॉल होता है तो उसमें भी एक कलर्ड पैटर्न बनता है। या वाटर के ऊपर आप पेट्रोल या किरोसिन ऑयल फेंक दो, फिर उसको देखो, वहाँ भी कलर्ड पैटर्न आपको दिखेगा। जो कलर्ड पैटर्न बनता है वो इंटरफेरेंस का ही एग्जाम्पल है। या देखते हो सिनेमा हॉल में बहुत सारे बड़े बड़े साउंड बॉक्स लगे रहते हैं, क्यों? क्योंकि मोर देन वन साउंड बॉक्स जब लगता है तो किसी पर्टिकुलर जगह पे जब बैठते हो तो अलग अलग बॉक्स से वेव आता है, सब एक दूसरे से इंटरमिक्स होता है और इंटरमिक्स होकर के लाउडनेस बढ़ा देता है। तो वो जो लाउडनेस बढ़ता है वो भी इंटरफेरेंस का ही एग्जाम्पल है। तो मोर देन वन वेव जब एक दूसरे से मिक्सअप होता है तो मिक्सअप होने से जो फिजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस होता है दैट इज कॉल्ड इंटरफेरेंस। अब पोलराइजेशन, पोलराइजेशन में होता क्या है कि लाइट जब मीडियम में चलता है तो ऑल डायरेक्शन वाइब्रेट करते हुए आगे बढ़ता है। पोलराइजेशन में हम लोग लाइट के वाइब्रेशन को फिक्स कर देते हैं, लाइट किसी एक प्लेन में ही वाइब्रेट करते हुए आगे बढ़ता है, उस लाइट को बोलते हैं पोलराइज लाइट, और उस प्रोसेस का नाम है पोलराइजेशन ऑफ लाइट। तो लाइट के जो 5 प्रॉपर्टीज है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस एंड पोलराइजेशन, इस ऑल 5 प्रॉपर्टी को मैक्सवेल ने वेव नेचर के बेसिस पे एक्सप्लेन कर दिया। ये कैसे एक्सप्लेन किया ये आपको नहीं पढ़ना है, ये आपके लेवल से बहुत ऊपर है, ये फिजिक्स में पढ़ाया जाता है और बहुत हायर लेवल में पढ़ाया जाता है, आपको नहीं पढ़ाया जाता है। आपको इतना ही पता होना चाहिए कि मैक्सवेल के अकॉर्डिंग लाइट वेव है और लाइट के जो 5 प्रॉपर्टीज है ये ऑल 5 प्रॉपर्टीज वेव नेचर के बेसिस पे एक्सप्लेन्ड है, इसलिए मैक्सवेल का थ्योरी सुपर डुपर हिट था उस समय। अब सुनिए मैक्सवेल एक एक करके क्या बोलते हैं। तो मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में फर्स्ट पॉइंट ये है
Electromagnetic radiation is produced by accelerated charged particle, means accelerated motion of charged particle can produce electromagnetic radiation. फर्स्ट पॉइंट है, accelerated motion of charged particle produces electromagnetic radiation. फर्स्ट पॉइंट. दूसरा पॉइंट यह है कि electromagnetic radiation has wave nature, means electromagnetic radiation is continuous flow of energy. Electromagnetic radiation is a wave. इसका मीनिंग यह हुआ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एनर्जी का कंटिन्यूअस फ्लो है, मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ एनर्जी. दूसरा पॉइंट हुआ. अब तीसरा पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मीन्स हमारा लाइट ये वन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का कंपोनेंट है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के पास कोई नेट चार्ज नहीं होता है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैज नो नेट चार्ज, बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज एसोसिएटेड विथ इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड. फिर अगला पॉइंट, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर. मीन्स अगर मैं मानूं कि हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस. ओरिजिन अगर मैं मानूं कि हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वाई एक्सिस के लॉन्ग प्रोपगेट कर रहा है, वाई एक्सिस के लॉन्ग और मोशन कर रहा है. डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन अगर वाई एक्सिस के लॉन्ग है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन अगर वाई एक्सिस के लॉन्ग है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जेड के लॉन्ग. इलेक्ट्रिक फील्ड तो मैग्नेटिक फील्ड होगा एक्स के लॉन्ग. मीन्स डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर. ये सब एक दूसरे का म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहता है. इसको अगर आप कर्व बनाकर दिखाना चाहोगे तो एक आपका एक्स के लॉन्ग होगा और एक आपका क्या होगा जी, जेड के लॉन्ग होगा. तो एक को आप ऐसे बनाओगे तो दूसरे को इस तरह से बनाना पड़ेगा. तो आप लेकिन उसकी जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है. किसके लिए जी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के लिए. अब अगला पॉइंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का स्पीड होता है c, वेलोसिटी ऑफ लाइट. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ट्रेवल विथ वेलोसिटी c. मैक्सवेल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के पास कोई चार्ज नहीं होता है. इस वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड डेविएट नहीं कर सकता है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ एनर्जी है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डिफरेंट रेडिएशंस का कलेक्शन है, विच इज कलेक्टिवली कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. मैक्सवेल के अकॉर्डिंग जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैं सबके कलेक्शन को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में क्या क्या रहता है इस चीज को देखो.
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। Electromagnetic spectrum, it is collection of different electromagnetic radiations। बहुत से जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है सबको जब एक साथ हम लोग उनके वेवलेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो उस अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इसमें सबसे पहला रहता है कॉस्मिक रे। कॉस्मिक रे मीन्स यहाँ पे एनर्जी डिक्रीज हो रहा है, वेवलेंथ इंक्रीज हो रहा है। डिक्रीजिंग एनर्जी, इंक्रीजिंग वेवलेंथ। We know E is equal to hc by lambda, means energy is inversely proportional to wavelength। एनर्जी जिस रेडिएशन का ज्यादा होगा उसका वेवलेंथ कम होगा, जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा एनर्जी कम होगा। तो लेफ्ट टू राइट मैं अरेंज किया हूं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में हम लोग एनर्जी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं और वेवलेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में सबसे ज्यादा एनर्जी वाले रेडिएशन का नाम है कॉस्मिक रे। कॉस्मिक रे का हमें सोर्स पता नहीं है, कॉस्मिक रे कहाँ से आता है हम लोगों को पता नहीं है, बट ये पता है कॉस्मिक रे का एनर्जी बहुत ज़्यादा होता है। कॉस्मिक रे के बारे में कहा जाता है कि ये आउटर स्पेस से आता है। कॉस्मिक रे के बारे में बोला जाता है कि आउटर स्पेस से आता है और इसके पास इतना ज़्यादा एनर्जी रहता है कि अब एयर को भी आयोनाइज कर सकता है। मीन्स एयर से अगर पास करेगा तो एयर को भी आयोनाइज कर देगा। बट हम लोग के लिए बेटर यह है कि कॉस्मिक रे हमारे पास आते आते सन से यहाँ तक अर्थ पे आते आते इसकी एनर्जी बहुत कम हो जाता है और हमारे ऊपर बहुत कम इफेक्ट डालता है। कॉस्मिक रे से जस्ट कम एनर्जी वाला है गामा रे। गामा रे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जब डिसइंटीग्रेट होता है, जितने भी रेडियो एक्टिविटी होता है उस रेडियो एक्टिविटी के ड्यूरिंग गामा रे प्रोड्यूस होता है। गामा रे के पास भी एनर्जी बहुत ज़्यादा होता है। गामा रे के पास इतना ज़्यादा एनर्जी होता है, जितने भी आप सुनते हो कि न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होता है, मीन्स एटम बम के बारे में आपने सुना है। एटम बम फटने से जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है उस एनर्जी में बहुत बड़ा रोल इसका भी है गामा रे का। कहीं भी एक्सप्लोजन, अगर न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होता है तो वहाँ से गामा रे प्रोड्यूस होता है जिसके पास वेरी हाई एनर्जी रहता है। गामा रे का इस्तेमाल जो मेडिकल फील्ड में भी होता है, कैंसर थेरेपी में इसका इस्तेमाल होता है। कैंसर में जहाँ भी कीमोथेरेपी होता है या कैंसरस सेल को डिस्ट्रॉय करने के लिए गामा रे का इस्तेमाल होता है। मीन्स जहाँ भी कैंसरस सेल रहता है उसके ऊपर गामा रे को बम्बार्ड करा जाता है और गामा रे उस पूरे सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है और ख़त्म कर देता है। तो इस तरह से इसका यूटिलाइजेशन है। बट इसका प्रॉब्लम यह है कि गामा रे का पेनिट्रेटिंग पावर बहुत ज़्यादा होता है। मीन्स ये आराम से ब्रिक्स को पेनिट्रेट करके बाहर निकल सकता है। इसलिए गामा थेरेपी जिस भी हॉस्पिटल में होता है, कोबाल्ट रूम कहा जाता है, वहाँ पे कोबाल्ट आपका हाई जब डिसइंटीग्रेट होता है तो फिर डिसइंटीग्रेट होने के बाद वो जब डीएक्साइट होता है तो उस दरमियान गामा रे प्रोड्यूस होता है। तो होता यह है कि मान लो हॉस्पिटल में जहाँ गामा रे हो रहा है उस हॉस्पिटल में जो पेशेंट है उस पेशेंट के ऊपर गामा रे को हम लोग उसके जो कैंसरस सेल है उसके ऊपर गामा रे का बम्बार्डमेंट करा करके कैंसरस सेल को ठीक कर देते हैं। लेकिन इसका एक प्रॉपर्टी ये भी है कि इसका पेनिट्रेटिंग पावर भी बहुत ज़्यादा होता है। तो हॉस्पिटल के वॉल से ब्रिक से आराम से पेनिट्रेट होकर बाहर निकल सकता है हॉस्पिटल से। और सेकेंडली यह कि अगर गामा रे कैंसरस सेल पे गिरा तब तो उसको डिस्ट्रॉय कर देगा, बट नॉर्मल सेल पर गामा रे गिर गया तो उसको कैंसरस बना देगा। तो प्रॉब्लम यह होता है कि जिस हॉस्पिटल में गामा थेरेपी होता है, जहाँ पे गामा रे का इस्तेमाल होता है मीन्स मेडिसिन के तौर पे, मीन्स क्योर करने के लिए पेशेंट को, उस हॉस्पिटल को शहर से बहुत दूर रखा जाता है। क्योंकि अगर शहर में रहेगा तो हो सकता है कि हॉस्पिटल से गामा रे निकल कर शहर में घुस गया और नॉर्मल आदमी के अगर उसके कांटेक्ट में आएगा तो उसको कैंसर हो सकता है। इसलिए यह बहुत डेंजरस होता है गामा रे। तो गामा थेरेपी जिस भी हॉस्पिटल में होता है उस हॉस्पिटल को एक तो शहर से बहुत दूर बनाया जाता है
और सेकेंडली उस हॉस्पिटल के सभी वॉल्स का भी कंक्रीट का रहता है। जिस तरह सेलिंग होता है कंक्रीट का, उसी तरह से वॉल्स भी कंक्रीट का रहता है, क्योंकि कंक्रीट को पेंट्रेट नहीं कर पाता है बट ब्रिक्स को पेंट्रेट कर देता है, क्योंकि ब्रिक्स के बीच में वो गैप रहता है, उस गैप से बाहर निकल जाता है। तो इस तरह से गामा रे के पास भी बहुत ज़्यादा एनर्जी होता है, ये बहुत डेंजरस है। इसके बाद आए एक्सरे। एक्सरे से आप सब एक्वेंटेड हो, जब भी किसी को कुछ होता है हम लोग एक्सरे डॉक्टर बोलता है कराने के लिए। एक्सरे में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इस्तेमाल होता है उसके पास इतना एनर्जी रहता है कि वो फ्लेसेस को पेंट्रेट कर देता है बट बोन्स को पेंट्रेट नहीं कर पाता है। इसलिए जब भी आप अपने बॉडी के एक्सरे कराते हो तो आपके बोन्स का पिक्चर आ जाता है, क्योंकि बोन्स को पेंट्रेट किया नहीं, इसलिए बोन्स का पिक्चर बन जाता है। तो एक्सरे जो है, एक्सरे का तो मेडिसिनल यूज है बट एक्सरे के पास भी इतना एनर्जी रहता है जो हम लोग को हार्म कर सकता है। एक्सरे की एनर्जी गामा रे से बहुत बहुत कम होता है, लेकिन फिर भी इतना रहता है कि ह्यूमन बॉडी को हार्म कर सकता है। तो अगर आप 1-2 बार एक्सरे करवाते हो मंथ में या साल में तो बहुत फर्क नहीं पड़ता है, बट अगर कोई रेगुलरली एक्सरे करवाता है तो हो सकता है कि उसको दूसरा बीमारी हो जाए, मीन्स कैंसर भी हो सकता है। इस वजह से अनवांटेड एक्सरे नहीं करवाना चाहिए, अनवांटेड अनरिक्वायर्ड एक्सरे को अवॉइड करना चाहिए। तो एक्सरे के पास भी जो एनर्जी है वो गामा रे से कम है, बट इसके पास भी अच्छा खासा एनर्जी होता है। अब आइए अल्ट्रा वायलेट, इसके बाद आता है इससे कम एनर्जी वाला अल्ट्रा वायलेट रे, जिसको यूवी लाइट कहा जाता है। इस यूवी लाइट के पास भी अच्छा खासा एनर्जी होता है। आप रेगुलर पढ़ते हो न्यूज़ में या बुक्स में लिखा रहता है कि सनलाइट जो हमारे पास आता है अर्थ में, उस के पास अल्ट्रा वायलेट भी रे रहता है। जो ऊपर हमारे ऊपर ओजोन लेयर है एटमॉस्फेयर के ऊपर, वो ओजोन लेयर अल्ट्रा वायलेट रे को एब्जॉर्ब कर लेता है। इस वजह से हम लोग सेफ रहते हैं। अगर ओजोन में होल हो जाएगा तो अल्ट्रा वायलेट रे ह्यूमन बॉडी के ऊपर अगर गिरेगा और ह्यूमन बॉडी को बहुत हार्म कर सकता है, स्किन कैंसर हो सकता है। तो आप समझ लो अल्ट्रा वायलेट जिसका एनर्जी एक्सरे से कम है, अगर ये इतना डेंजरस है कि डायरेक्टली ह्यूमन बॉडी पे गिरेगा तो हार्म कर सकता है, बॉडी को हर्ट कर सकता है, तो एक्सरे क्या करता होगा समझ लो। फिर भी हम लोग एक्सरे कराते हैं क्योंकि डॉक्टर का जो एडवाइस होता है उसके अकॉर्डिंग होता है, बट अनवांटेड एक्सरे से बचना चाहिए क्योंकि इससे बॉडी को हार्म होता है। कि एक्सरे के पास भी अच्छा खासा एनर्जी रहता है जो हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तुम सभी भी जानता होगा अल्ट्रा वायलेट रे के पास जो एनर्जी रहता है उस एनर्जी से हम लोग बहुत सारे जर्म्स को मारते हैं जो वाटर के अंदर रहता है। इसका इस्तेमाल वाटर प्यूरीफायर में होता है। आजकल जो भी आरओ का एक्वागार्ड मीन्स आरओ आता है प्यूरीफायर, किसी भी कंपनी का हो एक्वागार्ड, तो उसमें यूवी लाइट का इस्तेमाल होता है। यूवी लाइट की हेल्प से वाटर के अंदर जर्म्स रहता है उसको मारा जाता है। इसके बाद आया विजिबल रीजन जिसको आप लाइट बोलते हो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का यही वो पार्ट है जो इस रंगीन दुनिया के रंगीनियत को दिखाता है। अगर लाइट नहीं रहेगा तो हम लोग किसी चीज़ को विजुलाइज नहीं कर पाएंगे, देख नहीं पाएंगे। अब लाइट का जो रेंज है वेवलेंथ का, ये आपको याद रखना चाहिए क्योंकि एग्जाम में आता है और ये जरूरी है। सबका आप याद नहीं रख सकते हो बट इसका आप याद रख सकते हो। लाइट जो 7 कलर्स का कॉम्बिनेशन है वो विबग्योर है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ये शुरू होता है 380 नैनोमीटर से लेकर के 400, किसी बुक में 380 लिखा रहता है, कहीं पे 400 नैनोमीटर लिखा रहता है, करेक्ट है। 380 नैनोमीटर से लेकर के 750 नैनोमीटर तक ये रेंज है आपके विजिबल लाइट का। वायलेट का वेवलेंथ रहता है 380 नैनोमीटर, रेड का रहता है 750 नैनोमीटर। मीन्स यह आपका विबग्योर में वायलेट से लेकर रेड तक जाओगे तो वेवलेंथ कंटिन्यूअसली इंक्रीज होता है। यह आपका हुआ विजिबल रीजन। अब इसमें कोई पूछ सकता है कि आपसे कि व्हाइट लाइट का जो 7 कंपोनेंट है, जो विजिबल लाइट का 7 कंपोनेंट है, उसका पहला कंपोनेंट कौन है? तो वायलेट है। दूसरा कौन है? तो इंडिगो है। तीसरा कौन है? ब्लू है। चौथा कौन है? ग्रीन है। पांचवा कौन है? रेड है। छठा कौन है? ऑरेंज है। सातवां कौन है? रेड है। तो ये हुआ वेवलेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। कोई बोलेगा एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो क्लियर सी बात है एनर्जी और वेवलेंथ एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो सबसे कम एनर्जी किसके पास होगा? रेड के पास होगा। तो एनर्जी का इंक्रीजिंग करोगे तो रेड फर्स्ट होगा, ऑरेंज सेकंड होगा, येलो थर्ड होगा, विबग्योर लास्ट होगा।
अगर वेवलेंथ का इंक्रीजिंग करोगे तो वायलेट फर्स्ट होगा और रेड लास्ट होगा। तो इस तरह से आप आंसर कर सकते हो जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका। नेक्स्ट, इंफ्रारेड। इंफ्रारेड का एनर्जी विजिबल लाइट से भी कम रहता है, मीन्स जो लाइट हमारा है सनलाइट उससे भी कम एनर्जी होता है इंफ्रारेड के पास। इंफ्रारेड होता क्या है, दिन पूरे दिन आपका सनलाइट की वजह से अर्थ हीटेड होती है, रात में अर्थ आपका हीट एनर्जी मीन्स रेडिएशन को इमिट करता है। वो अर्थ जो रेडिएशन इमिट करती है वह रेडिएशन आपका इंफ्रारेड होता है। इंफ्रारेड का जो एनर्जी होता है उसी रेंज का रहता है। ऐसे मोबाइल का जो ब्लूटूथ होता है, ब्लूटूथ भी जिस रेडिएशन के हेल्प से काम करता है वह रेडिएशन इंफ्रारेड और फार इंफ्रारेड रहता है। दोनों एक ही जैसा है, डिफरेंस होता है थोड़ा सा इनके वेवलेंथ का। इसके बाद माइक्रोवेव। माइक्रोवेव आपका वेव है जो टेलीफोन में चलता है। माइक्रोवेव वो है जो माइक्रो ओवन में काम होता है। घर पे आजकल माइक्रो ओवन रहता है, स्विच ऑन करो 10 मिनट में खाना पक जाता है, 15 मिनट में खाना पक जाता है। तो उसके अंदर जो वेव यूज होता है वो आपका माइक्रोवेव रहता है, मीन्स माइक्रोवेव उसके अंदर इस्तेमाल होता है। इसका एनर्जी इस सबसे कम रहता है, जबकि माइक्रोवेव का एनर्जी बहुत कम रहता है, मीन्स तुम्हारा जो सनलाइट है इससे बहुत कम रहता है। फिर भी माइक्रोवेव में खाना जल्द पक जाता है, जबकि बाहर अगर खाना रख दो सनलाइट में तो नहीं पकने वाला है। तो इसके पीछे रीजन ये है कि माइक्रोवेव में इस तरह से बनाया जाता है कि लाइट को मीन्स रेडिएशन को कंसंट्रेट करके एक जगह फोकस किया जाता है, जिसकी वजह से इफेक्टिव एनर्जी बहुत बढ़ जाता है और खाना माइक्रोवेव में जल्दी पक जाता है और गर्म हो जाता है। उसके बाद लास्ट में रेडियो वेव है, रेडार सोनार जितना भी है सब इसी के अंदर आ जाता है, टेलीविज़न सब इसी वेव के अंदर आ जाता है। रेडियो में, टेलीविज़न में, रडार में, सोनार में जो भी वेव इस्तेमाल होता है वो सब इसी रेंज का रहता है। इसका एनर्जी सबसे कम होता है, वेवलेंथ सबसे ज़्यादा रहता है। दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, मीन्स collection of all electromagnetic radiation with their increasing order of wavelength or decreasing order of energy is called electromagnetic spectrum। मीन्स सभी रेडिएशन को एक साथ आपने लिख दिया, इसको वो हम लोग स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ऐसे भी स्पेक्ट्रम का डेफिनेशन ही होता है, स्पेक्ट्रम का डेफिनेशन ही होता है स्प्रेड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अकॉर्डिंग टू देयर वेवलेंथ इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। कहीं भी मोर देन वन रेडिएशन को उसके वेवलेंथ के अकॉर्डिंग अरेंज करते हो तो उस अरेंजमेंट का नेम है स्पेक्ट्रम।